श्री राम। नमस्कार भाइयों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर अपलोड किया जाता है। जैसे में 44वीं बिहार संयुक्त पीवीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2001 एक वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, एसएससी जीडी का अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का और 12 अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में क्लास 6 साइंस बुक का, क्लास 7, क्लास 8 चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए। एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी पे हु बहू ओरिजिनल क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। चलिए, मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। 44वीं बिहार संयुक्त पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2000 से 2001 में हुआ था, जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित हल प्रश्न पर। चलिए चालू करते हैं। ठीक, चलिए। क्या बोला? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए। ताम्रपाषाण युग को। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई हुई वह थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित काले और लाल मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, ये दोनों में समान नहीं है। आत्मदमन। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांडों, जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद संभव था कि बौद्ध धर्म में निर्माण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, पर पूर्ण जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगिरी से स्थानांतरित हो गई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर।
क्या की गई थी? राजगीर, राजगीर, राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में राजगीर या राजगिरी में स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। इस संगीति की अध्यात्मक महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में ही बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सुत्त एवं विनय पिटकों में संग्रहित किया गया था। चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। क्या है? घनानंद, घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासन घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार कर आगे बढ़ने से उनकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का। कौन से वंश का? शुंग वंश का, शुंग वंश का, शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट सम्राट बहुदर्त विरहदर्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। निजामुद्दीन औलिया का समाज पर इतना असर था कि उनके कहने से दिल्ली में अपराध कम हो गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई, राजस्व में भी वृद्धि हुई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। बहलोद लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का स्थापक था। बहलोद लोदी अपने सरदारों का मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोद लोदी ने बहलोद सिक्के को प्रचलन करवाया। सिकंदर लोदी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में नगर की नींव डाली। इसने
भूमि के लिए एक परमाणुक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने आगरा को 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। क्या है? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने राजपूतानों के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जो एक्स-ला चैपल की संधि द्वारा समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया और बदले में फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को बाजिद गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को बाजिद गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों मदादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम वापस दिल्ली लौटा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह का शायरी का उपनाम जफर था। क्या था? जफर था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। क्या है? थॉमस वेस्ट। विलियम्स हॉकिंस एक व्यापारी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह भारत में जहांगीर के समय में आया था और 1608 से 1613 तक ठहरा। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के पास सौली नामक स्थान पर 1612 ईस्वी में पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था, जिसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमति दे दी। वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आइए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन तक तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का
आस्था गीत बन गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट 1786 का एक्ट 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी कॉर्नवालिस को दे दी गई। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। व्याख्या: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू किया। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया तथा इस सम्मेलन में वापसी के बाद गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की। इस अधिनियम में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्ति सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध अभिव्यक्त करना था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदायित्व चेक था? किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम एक उत्तरदायित्व चेक था? महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदायित्व चेक था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा में रियासत के लोगों को भाग लेने के बजाय रियासत के शासकों द्वारा नामांकित व्यक्तियों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन की व्याख्याओं पर कांग्रेस को कड़ी आपत्ति थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में।
9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया गया, पारित किया गया, पारित किया गया, पारित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा की गई 1930 में। महात्मा गांधी ने अपने 78वें सहयोगियों के साथ साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 की थी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक थी। भाषा में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक थी पटना में थी। कहाँ थी? पटना में। कांग्रेस समिति में बैठक के दौरान मई 1934 में पटना में इन सदस्यों की अलग से बैठक हुई, जिनमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे इसे मैं लेकर रहूंगा। यह व्यक्ति किससे संबंधित है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह व्यक्ति किससे है? इनमें से किसी से नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपयुक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हुम ने। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम ने विभिन्न नेताओं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में की गई थी। पहला इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कर्जन ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा से कम बल्कि राजनीतिक कारणों से अधिक किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। समूचे बंगाल में हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए तथा लोगों ने एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 75,000 लोगों की सभा में संबोधित किया। स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही समूचे देश में फैल गया। समूचे देश में फैल गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा अजित सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन से भारत वापस आए तो इन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को हुए समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। 1920 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में बंद हुए थे। जेल के चार दीवारी का फांदकर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में देश के आपात स्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। गद्दी लोग निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं जो इसकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। गोंड, भील, कोल, बेगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। आप्तानी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। गारो खासी और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं जो पहाड़ियों में स्थित है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्म नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानस, सुवर्ण, श्री, धनश्री, तिस्ता आदि हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है?
कावेरी क्या है? कावेरी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम में 1902 में जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर है। क्या है? कानपुर है। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। इसे घाटों की नगरी कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे अधिक अधिक जनघनत्व भी पटना जिले का है। पटना जिले का है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कोसी नदी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी के ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। पटना में न के निकट यह गंगा से मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा उद्गम गंगोत्री भीम नदी गोमुख नामक स्थान से हुआ है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात स्थित है। सोन नदी तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ियां से होता है। महानदी का उद्गम धमर्ती के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पार करके बंगाली खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी भाग डैश कहलाते हैं। सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार समुद्र तट के समांतर गुजरात में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8586 मीटर स्थित है। गाडविन आस्टिन या केटू केटू 86 से 11 मीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। काली या रेगुल मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है। क्या है? परिपक्व मिट्टी है। जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुलता से पाई जाती है। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांशों जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है, जिसकी जिसकी चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मिला रहता है। रेगुल मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आइए 43 नंबर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती है। क्यों निकलती है? गंडक से निकलती है। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारों से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारों से सारण नहर निकाली गई है। इनसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में 10 लाख 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। भारत का भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। महाराष्ट्र कपास उत्पादक। भारत को कपास का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। प्रश्नकाल में भारत में सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में पैदा की गई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, तब महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, पहले गुजरात हो गया। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध किया गया है महानदी पर। क्या? महानदी पर हीराकुंड बांध ओडिशा की महत्वाकांक्षी परियोजना है। महानदी अपनी बारों के कारण सभी उड़ीसा को शोक कहलाती है। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में 15 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर मुख्य बांध बनाया गया है। इस परियोजना में डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई, नौका संचालन, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत की सुविधाएं विशेष रूप से प्राप्त होगी। हाल के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा का अभिशाप सिद्ध हो रहा है। बांध की तली में लगातार छठ जमा होने से कटक नगर को खतरा पैदा हो गई है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। क्या है? मिजोरम में मिजोरम के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिकतम वन क्षेत्र है। ISFR 2003 के अनुसार भी मिजोरम सबसे अधिक प्रतिशत। मिजोरम में 85.34%। अरुणाचल प्रदेश है 78.67%। मेघालय है 75.65%। मणिपुर है 74.29%। नागालैंड है 73.72%। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। गन्ने के उत्पादन में इसमें नहीं है आंसर। ठीक है, आइए। गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण 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 तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 डिग्री सेल्सियस और उचित है। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या बोला? उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक है। तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर में उत्पादित है। इसका मुख्य कारण उत्तम समुद्री जलवायु है। क्या? उत्तम समुद्र तटीय जलवायु है।
कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित। प्रश्नानुसार क्रम इस प्रकार होगा: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जाड़े में भी बारिश होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती है तो वह बंगाल की खाड़ी में गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और तब ये तमिलनाडु तट पर टकराती है तो वहाँ वर्षा करती है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई है? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई है? 1948 में। कब? 1948 में। अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने 7 जुलाई 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना एक अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, जिससे इसके जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सके और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। यह परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। क्या है? चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है तथा गेहूं का दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल मिलकर चावल पैदा करते हैं। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? उत्तर चुनिए। पहला, दूसरा केवल। कोयला और लौह बिहार में मिलते हैं। कोयला और लौह बिहार में मुख्यतः कोयला, लोहा, तांबा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, पायराइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मैंगनीज, निकेल व क्रोमाइट भी पाया जाता है। लेकिन झारखंड राज्य में निर्माण हो जाने के कारण वर्तमान में खनिज क्षेत्र नगण्य हो गया है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यहाँ पर गोंडवाना यूगिन कोयला प्राप्त होता है, जिसकी आयु लगभग 25 करोड़ वर्ष है। कोरबा में ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर तक थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई वीटी से थाने तक चलाई गई थी। विश्व में प्रथम रेल वर्ष 1825 में इंग्लैंड में चली। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। पारादीप भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित बंदरगाह नगर है। यह बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। पारादीप रिफाइनरी भारत की 23वीं रिफाइनरी के रूप में शुरू की गई है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य से होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा गया।
प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित 1884 ईस्वी में वासी गठन में एक सम्मेलन में किया गया था। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरता है। यह 180 डिग्री से देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन में बढ़ता है। ग्रह जिनका कोई कोई नहीं है, ग्रह जिनका कोई नहीं, ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। नेपच्यून वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन और ले रीड प्रमुख हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल। वर्तमान समय में कुल 88 तारामंडल ज्ञात हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। हाइड्रा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। सबसे भारी ग्रह है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को ही वीनस। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को संध्या का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है 84 वर्ष लेता है। यूरेनस अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर 17.2 घंटे में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। इसके 27 उपग्रह हैं। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। क्या है? आग्नेयगिरी है। संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर को। संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर को कहते हैं। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर 3600 मीटर ऊंचा का पठार स्थित है, जिसे संसार की छत कहा जाता है। इस पठार पर दोमट व लोयस मिट्टियों का सबसे विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वत पर अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में अपदित रूप से फैला है। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र किया? पैंक।
बैंक ने अपरदन चक्र 1924 में किया है, जबकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1899 में डेविस द्वारा किया गया। मुख्य रूप से अपरदन के कारक प्रवाहित जल, नदियां, हिमानी वायु व लहर है। ये कारक चट्टानों को काटकर तथा बहाकर जमा करते हैं। नदी के अपरदन कार्य को प्रभावित करने में जल का वेग, जल का आयतन, नदी के थल की बनावट, नदी के जल की जलोढ़कर की मात्रा आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार इस जल संधि से हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी सुबा है। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय धारा है जो न्यू फाउंडलैंड के लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक सघन कोहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। इस कोहरे के कारण यहाँ प्लेक्टन नामक काई पाई जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार का सर्वाधिक मत्स्य उद्ग्रहण वाला क्षेत्र बन गया है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर की गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। भारी गैसों निचली परतों में धरातल से 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन 78.03, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 00.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 00.04% पाई जाती है। हल्की गैसों में नियोन, हीलियम, ओजोन, जेनोन, क्रिप्टोन और हाइड्रोजन है। एस्किमो निवासी है कनाडा के। एस्किमो निवासी है कनाडा के। एस्किमो कनाडा के मूल निवासी हैं। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बोरिंग जल मरुस्थल के पार साइबेरियन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक एक पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पिंगवी कहाँ के निवासी है? पिंगवी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। पिंगवी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। पिंगवी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन, गेबोन, युगांडा आदि के सघन वनों में पिंगवी जाति के लोग निवास करते। पिंगवी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन, गोबेन, युगांडा आदि के सघन वनों में पिंगवी जाति के लोग निवास करते हैं। इसके वन देवता में मोबे कहते हैं। ये मुख्यतः शिकारी और संग्राहक होते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? आइए, नवीनतम जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 है, जबकि पश्चिम बंगाल 1028 है। केवल केरल का जनसंख्या 860 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 829 है।
महाराष्ट्र का जनघनत्व 365 है। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है। 25.72 25.72 25.72 25.72 1991 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर थी, परंतु 2001 की जनगणना के अनुसार यह 27.78 हो गई है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में गहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है, अर्थात देश की कुल जनसंख्या 21.05 करोड़ में से इतना लोग शहरों में निवास करते हैं। 1991 जनसंख्या के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है 30 प्रति हजार। 1991 ईस्वी में जन्म दर 30 प्रति हजार थी। भारत में वर्तमान वर्ष 2019 में जन्म दर लगभग 20 प्रति हजार है। क्या है? 20 प्रति हजार है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भाग 3 अनुच्छेद हैं। इसके भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग को जोड़कर अनुच्छेद 51 को में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कर्तव्य 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसमें किसी के पास नहीं है। देखिए यहाँ हेडिंग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगा यदि उनकी राय यह हो कि लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध हटा दिया गया है। हटा दिया गया है। ठीक है, किसी के पास नहीं है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं। क्या है? राष्ट्रपति हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। संविधान के कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर संसद उनके लिए संयुक्त सेवा
सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 316 एक, अनुच्छेद 316 एक के तहत राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 62 वर्ष उम्र प्राप्त करने पर पद मुक्त हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, पूर्ति एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मई 1992 में 70वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। संविधान में प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल का उपबंध है। राज्य में विधानमंडल या तो एक सदनीय होता है या तो दो सदनीय। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दो सदनों वाला विधानमंडल है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। अनुच्छेद 168 2 अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के पारित कर देती है। ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। आइए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 का 2 के अनुसार अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृतियों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय इस प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए। अटॉर्नी जनरल साम्यवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि कराने की शक्ति प्राप्त है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त है? 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में
मनाया जाता है। भारत में इस इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उनमें 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिससे पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। ये विषय निम्न है: कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गी पालन, लघु वन उत्पादन, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, लोक वितरण प्रणाली, स्त्री बाल विकास आदि प्रमुख है। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामूहिक हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र वर्तमान वर्तमान समय में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्थान द्वितीयक क्षेत्र एवं तीसरा स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? इसमें नहीं है आंसर, ठीक है। आंसर चारों में कोई ऑप्शन नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में विकास लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन 3.6% वार्षिक विकास दर प्राप्त हुई। दूसरी में लक्ष्य 4.5% था, प्राप्ति 4.1% तथा चौथी में लक्ष्य 5.7%, प्राप्ति 3.3% हुई। जबकि वार्षिक योजना 1990 से 92 में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, परंतु विकास दर 3% रही। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्र किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इसके साथ चल कीमतों पर भी कुल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े परिकल्पित किए जाते हैं। भारत में कौन सा कृषि वृत्ति का स्रोत नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को 3 प्रकार के ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है: अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। भारत में किसान अपनी उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2 प्रकार के स्रोतों से ऋण प्राप्त करता है: गैर संस्थात्मक स्रोत तथा संस्थात्मक स्रोत। गैर संस्थात्मक स्रोत में साहूकार, व्यापारी, भूस्वामी आदि को सम्मिलित किया जाता है। संस्थात्मक स्रोतों में सरकार, सहकारी समितियों तथा वाणिज्य बैंकों आदि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त मंत्रालय करने के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारत में औद्योगिक वृत्ति का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड नहीं है। औद्योगिक वृत्ति प्रदान वाली प्रमुख संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक वृत्ति निगम आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, भारतीय औद्योगिक निर्माण बैंक आईआरबीआई, राज्य वित्त निगम एसएफसीएस आदि। किस वर्ष में
किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 में। 1991 में किया गया। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। प्रथम बार 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये को 30.5% अवमूल्यन किया गया था। दूसरी बार 6 जून 1966 को रुपये का 36.5 अवमूल्यन दिया गया। तीसरी बार 1 जुलाई को और 3 जुलाई 1991 को 2 बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है। अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। इस प्रकार इससे निर्यात अधिक एवं आयात कम हो जाता है। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गम प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1956 में अपनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को इस व्यवस्था के तहत 200 करोड़ रुपये का कोष बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें 115 करोड़ रुपये सोने तथा शेष 85 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होने पर चाहिए। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। करेंसी नोटों का निर्गमन सरकारी बैंकर के रूप में कार्य बैंक के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, साख नियंत्रण, सूखी कृषि हेतु वित्त की व्यवस्था, बैंक दर निर्धारित करना आदि रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की रूपरेखा के आधार पर अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन अनुमत है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। वर्तमान में केवल पेट्रोलियम पदार्थ व शराब तंबाकू पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगता है। अन्य वस्तुओं से इस शुल्क को हटाकर जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? यूएसए। क्या है? यूएसए। पहनने से काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? दोनों, ए और बी, अवतल और उत्तल। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प बन जाता है और पुनः ठंडा किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नौशादर आदि। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होती है? जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम।
टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? पारा। क्या है? पारा है। पारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक, शेयर, कमेंट। जो नए आए हुए हैं उसको वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।